हेलो सुपर लर्नर्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स से चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यह है लेक्चर नंबर 1 और आज हम बात करेंगे पेज नंबर 1 2 3 पे आने वाले सारे बेसिक बातों के बारे में। हम इस चैप्टर के नोट्स और जो भी रिलेटेड स्टडी मटेरियल होगा या फिर क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस करने हैं वो इस टेलीग्राम चैनल पे शेयर करने वाले हैं। तो इसका नाम है शुभम झा क्लास 11 एंड 12। सिंपली टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो, ये वाला लोगो दिखेगा, या फिर तुम डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हो। माय नेम इज शुभम झा एंड एजुकेटर बाय चॉइस, अ मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर, एंड तुम सबका प्यारा भाई। स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से चैप्टर को। एंड इस चैनल पे जो भी चैप्टर्स कवर होंगे सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे हर एक वीडियो को, तो आप चेक कर सकते हो। देखो, हमारे आसपास तेज हवाएं चलती है, बहुत सारा रेत, पानी, पहाड़ और बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। रेनबो फॉर्म होता है, कभी कभी स्टार्स में हम देखते हैं कि आसमान में जो स्टार्स है वो ट्विंकल करते हैं। साथ ही साथ देयर आर लॉट्स ऑफ प्लैनेट, सन, और ये अलग तरीके से ये प्लैनेट गोल 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 घूम रहे हैं। अर्थ के ऊपर एप्पल गिर जाता है, हमने पढ़ा है। और साउंड, तो अलग अलग चीजें हमारे आसपास, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग इन दिस नेचर। और जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो इसको हम फिजिक्स कहते हैं। फेमिन नाम के एक साइंटिस्ट ने कहा था कि फिजिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। नेचर में जो हो रहा है और उससे रिलेटेड जो लॉज हम बताएंगे उसकी हम स्टडी करते हैं। एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाता हूं। मान लो कि मैं अभी दिल्ली में हूं, मैं अभी रिकॉर्डिंग दिल्ली में कर रहा हूं, और यहां पे एक पेड़ में से एक एप्पल टूट के गिरता है। वो कहां गिरेगा? जमीन पे गिरेगा। तुम जिस भी जगह पे हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन, वहां पे भी अगर एक चीज गिरता है, एप्पल गिरता है, तो नीचे ही गिरेगा। अगर मैं इसको ऊपर फेंकता हूं, तुम भी इसको ऊपर फेंकोगे तो नीचे ही गिरेगा। तो जो लॉ है ना, जिसके कारण कोई भी नेचुरल फिनोमिनन होता है, वो हर जगह एप्लीकेबल है। साइंस हर जगह एप्लीकेबल है, और फिजिक्स में हम इन चीजों के बारे में ही पढ़ते हैं। एक और छोटा सा डेफिनेशन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा कि बच्चों, फिजिक्स क्या है। देखो यहां पे, फिजिक्स एक क्वांटिटेटिव साइंस है। क्वांटिटेटिव मतलब जहां पे हम क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव साइंस है वेयर वी मेजर, हम मेजर करते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटी सच एज लेंथ, मास, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा। ठीक है। जैसे मान लो कि मुझे इस पेंसिल का लेंथ मेजर करना है, या फिर इस शख्स का मास मेजर करना है, इसका वॉल्यूम मेजर करना है, या फिर मुझे किसी चीज का प्रेशर मेजर करना है, तो हम ये फिजिक्स में करते हैं और इस पे बेस्ड हम कुछ लॉ बनाते हैं। और एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं जिससे और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। इन साइंटिस्ट ने एक और बात कही थी कि आप फिजिक्स को ऐसे भी समझ सकते हो कि आपको चेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। आपको चेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बट आपको दो लोग चेस खेल रहे हैं, वहां पे बिठा दिया जाता है, और आपको अब सभी रूल्स को समझना है, सभी लॉज को समझना है। तो आप देखते हो कि भाई साहब, हाथी जो है वो सीधा चलता है, कैमल जो है वो डायगोनली चल रहा है, ठीक है। जो सेना होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है लेकिन तिरछा मारता है। तो जब आप ये सब देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो आप उससे अपने मन में, अच्छा अच्छा ये ऐसे होता है, बार बार रिपीट हो रहा है, अच्छा ये ऐसे ही चलता है, तुम्हारे मन में तुम रूल्स को समझने लगते हो। बट तुम सारे रूल्स को समझ लेते हो, फिर भी जो एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर होगा वो कोई नई स्ट्रेटेजी से खेल सकता है, राइट। तो देयर आर लॉट्स ऑफ स्कोप जो तुम सीख सकते हो विद प्रैक्टिस। बट ऑब्जर्व करके कुछ तुमने बेसिक रूल्स बनाए अपने दिमाग में, और उस रूल्स के साथ अब तुम खेल सकते हो। अगर तुम्हारे रूल्स सही होंगे तो तुम सही खेलोगे। तो इसी तरीके से हम फिजिक्स को भी समझ सकते हैं। हम क्या करते हैं कि हम चीजों को देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, अगर वो रिपीट हो रहा है तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, बेस्ड ऑन दैट हम कुछ रूल्स देते हैं। देखो, डिस्कवरी और इन्वेंशन में एक फर्क है। डिस्कवर मतलब, मान लो कि ये माइक ये पहले ही था, मैंने इसको अभी यहां पे कैसे लाया? पहले छुपा हुआ था, मैंने अचानक से फ्रेम में ला दिया। मतलब मैंने क्या किया? तुम्हारे सामने इसको डिस्कवर कर दिया। मतलब जो एप्पल है वो पहले भी गिरता था न्यूटन के रूल्स देने से पहले, बट न्यूटन ने क्या किया? ग्रेविटेशन को डिस्कवर किया। वो पहले छुपा हुआ था, लोगों को उसके बारे में नहीं पता था। न्यूटन आगे आकर के उन्होंने सब इस चीज के बारे में सबको बताया। आई होप कि तुम्हें क्लियर हो चुका होगा। बुक कौन सा रेफर करना है? मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम अपना स्टैंडर्ड बुक रेफर करो, और मैं ये कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 रेफर कर रहा हूं। तुम भी इसको रेफर करो, बहुत ही अच्छी बुक है, और जो मैं बातें यहां से बता रहा हूं वहां से है, और आपके स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने सारी चीजें देख ली हैं, ठीक है। देखो, अगर हमें किसी भी चीज को मेजर करना है, हमने क्या बोला? क्वांटिटेटिव साइंस है जहां पे हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। अभी हमें समझना पड़ेगा कि भैया फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और मेजर कैसे करना है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब वो कोई भी क्वांटिटी, ठीक है, जिसको मैं मेजर कर सकता हूं। जैसे इस माउस का मास क्या मैं मेजर कर सकता हूं? हाँ। क्या ये फोन का मास, इसका लेंथ क्या मैं मेजर कर सकता हूं? हाँ। तो जिस भी चीज को मैं मेजर कर सकता हूं वो फिजिकल क्वांटिटी है। ओके। अब जिस चीज को मैं मेजर नहीं कर सकता हूं भैया, वो क्या होगा?
वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। अब जब भी एक क्वांटिटी को मैं मेजर करता हूं, ध्यान से सुनना, जब भी मैं किसी भी चीज को मेजर करूंगा तो मुझे एक डिवाइस चाहिए होगा मेजरमेंट के लिए और मुझे एक यूनिट चाहिए होगा। इसके बारे में समझते हैं। मगर मान लेते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी है क्यू, जब मैं उसको मेजर करूंगा तो मुझे एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा और उसके साथ एक यूनिट एसोसिएटेड होगा। क्यू मतलब क्या, एक क्वांटिटी है। इससे रिलेटेड जेई नीट में आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं इस फॉर्मूला से रिलेटेड, तो जरा ध्यान से देखना। हमारा एक और चैनल है इजी लर्निंग, जिसपे मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लाइव आकर के सॉल्व करूंगा जो जेई नीट में काम आएगा, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब यहां पे देखो, एन क्या है भाई साहब, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। एन क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। यू क्या है, ये कोई भी यूनिट है। अभी मैं समझाता हूं तुम्हें, समझ लो। डिवाइस तो तुम सिंपली समझ जाओगे कि भाई कोई भी डिवाइस हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि यूनिट क्या है पहले समझते हैं और फिर डिवाइस अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। यूनिट क्या होता है, एक स्टैंडर्ड होता है मेजरमेंट का। लेट से कि एक पेंसिल है, एग्जांपल से समझते हैं। ये एक पेंसिल है, इस पेंसिल को मुझे क्या करना है, मुझे मेजर करना है इस पेंसिल। अब मैं कैसे मेजर करूंगा, तुम बोलोगे कि भैया एक स्केल लेकर के आओ, तो स्केल क्या हो गया, एक डिवाइस हो गया। डिवाइस वाला क्लियर है। मुझे किसी चीज का वजन मेजर करना है इस पेंसिल का, भैया वो वेइंग कार्ट लेकर के आओ, वो एक डिवाइस हो गया। समझ में आ गया। अब यूनिट क्या होता है, मान लो कि मैं इसको अगर मेजर कर रहा हूं तो मैं ट्रेडिशनली मेजर कर सकता हूं। मैं बोलूंगा कि ये मेरे उंगली के बराबर है, एक बित्ते का है, एक आधा हाथ के बराबर है, जैसे पुराने टाइम में मेजर करते थे जब कुछ भी नहीं था, तो ऐसे मेजर कर सकता हूं। या फिर मैं कह सकता हूं कि भाई ये मीटर में मेजर कर सकता हूं मैं, कि 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है। सेंटीमीटर में मेजर कर सकता हूं मैं इसको, मिलीमीटर में मेजर कर सकता हूं मैं इसको। तो ये जो भी चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं ये यूनिट है, समझ रहे हो। ये 5 सेंटीमीटर का हो सकता है। तो 5 क्या था, जो मैंने तुम्हें पीछे फॉर्मूला बताया था, Q इज इक्वल टू एन यू, याद है, Q इज इक्वल टू एन यू। तो 5 क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर या मिलीमीटर। क्वांटिटी क्या हो जाएगा भाई, लेंथ। इसका लेंथ बता दिया मैंने, एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। चलो जो मान लेते हैं कि एक लड़की है, प्यारी सी लड़की है, इसका मुझे मास मेजर करना है। मास और वेट में डिफरेंस पता है ना, 10th में सीखा था, ठीक है। अब अगर मुझे इसका मास मेजर करना है तो मैं कैसे कैसे मेजर कर सकता हूं, मैं किलोग्राम में मेजर कर सकता हूं। 5 किलो की है लड़की, काफी हल्की है, ग्राम में मेजर कर सकता हूं। ग्राम का शायद जी होगा खाली, ठीक है। मैं पाउंड्स में मेजर कर सकता हूं, अलग अलग यूनिट्स में मेजर कर सकता हूं। अब कंफ्यूजन है यार, कौन सा यूनिट को याद रखे, कैसे सबका कन्वर्जन याद रखो। तो देखो अब आगे की बातें सुनना जरा। सिस्टम ऑफ यूनिट, ये टॉपिक है हमारा। सिर्फ पहले के टाइम में 3 चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता था, मेजरमेंट के लिए ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता था। एक था लेंथ, दूसरा था मास और टाइम। लेंथ मतलब किसी भी चीज की दूरी, मास मतलब किसी भी चीज का वजन, और टाइम मतलब समय। ये तो क्लियर है। अब समझो कुछ सिस्टम थे मेजरमेंट के लिए, जैसे एक था सीजीएस सिस्टम, तुमने इसके बारे में 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम, सब समझ में आएगा अपने को, थोड़ी देर में समझ में आएगा। अब देखो ये जो एमकेएस सिस्टम है ये एसआई सिस्टम से मैच करता है, वही है इनडायरेक्टली, ठीक है। सीजीएस सिस्टम में जो हम लेंथ है उसको सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर का सी, ठीक है। मास को हम लोग ग्राम में मेजर करते हैं, ग्राम का जी, और टाइम को हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं, सेकेंड का एस। सी जी एस समझे, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अब देखो एमकेएस क्या होगा, लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करेंगे, मास को हम लोग किलोग्राम में मेजर करेंगे, टाइम को सेकेंड में। एमकेएस क्लियर है। एफपीएस क्या होता है, लेंथ को हम लोग फुट में मेजर करते हैं, जैसे कहते हैं अबे तू 2.5 फुट का है, 2.5 फुट का, समझ रहे, फुट में मेजर करते हैं। मास को हम लोग कैसे, पाउंड्स में मेजर करते हैं, ठीक है। और टाइम को हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं। एसआई मतलब क्या होता है, एमकेएस सिस्टम जैसा ही होता है, तो मीटर किलोग्राम सेकेंड। अब ये एसआई के पीछे का भैया राज क्या है, एक स्टोरी बताता हूं। 1971 से पहले की बात है। 1971 से पहले क्या सीन था पता है, कि ये मान लो ये वर्ल्ड है, इसमें अलग अलग कॉन्टिनेंट्स। एक कॉन्टिनेंट है ए, वहां पे मेजर करते हैं सीजीएस सिस्टम में, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में। दूसरा कॉन्टिनेंट है बी, इसमें मेजर करते हैं एमकेएस सिस्टम में। तीसरा कॉन्टिनेंट है सी, जहां पे पीएस में मेजर करते हैं। तो मान लेते हैं कि वहां पे कहीं पे एक एरोप्लेन की डिस्कवरी हो गई। अब कॉन्टिनेंट ए पे डिस्कवरी हुई है, बी और सी को पढ़ना है, डी ई जो भी कॉन्टिनेंट है एग्जांपल के लिए उनको पढ़ना है इसके बारे में। अब वो लोग तो अलग यूनिट्स में मेजर करते हैं, उनका सिस्टम अलग है, तो क्या होगा, उनको कन्वर्जन करना पड़ेगा, और ये बड़ा ही इनकन्वीनियंट था। इसीलिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बिठाया गया, जहां पे ऑलमोस्ट सारी कंट्री ने एक सिंगल सिस्टम को एक्सेप्ट किया, विच इज एसआई सिस्टम, या फिर एमकेएस भी बोल सकते हो आप इसको। एसआई सिस्टम, एसआई का फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल। और यहां पे हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं,
कुछ ड्राइव क्वांटिटी, दो नहीं बहुत सारे ड्राइव क्वांटिटीज हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, और दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स या क्वांटिटीज के बारे में हमें पढ़ना है। इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। एक लाइक बढ़ा देना, तुम्हारे लाइक से एक लाइक बढ़ जाएगा, ठीक है? जितने भी रहेंगे कमेंट करके एक लाइक बढ़ा देना। अब एक बात सुनो, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, लेंथ, मास और टाइम को मेजर करने का तरीका। तो क्या उस टाइम पे टेम्परेचर मेजर नहीं होता था? सोच के देखो। क्या उस टाइम पे प्रेशर मेजर नहीं होता था? सोच के देखो। और भी चीजें मेजर होती थी, लेकिन हम लेंथ, मास, टाइम को ही लेके आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को गोली मारो। बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में। अभी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? देखो, डेफिनेशन सुनना, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अ क्वांटिटी, ये एक क्वांटिटी है, डज नॉट डिपेंड, जो किसी भी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है अपने मेजरमेंट के लिए। अर्थात 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ये रहे वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। भैया क्या इतने ही है दुनिया में? क्या यही सेट याद करना होगा? क्या मैं अपना सेट बना सकता हूं? जी बिल्कुल, आप अपना भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट बना सकते हो। 3 का, 2 का, 4 का अपने सेट्स आप बना सकते हो। जरूरी नहीं कि ये 7 ही हो, लेकिन अभी हम ये 7 पढ़ेंगे। लेकिन जो भी सेट तुम बनाओगे उसमें एक चीज होना चाहिए भैया, क्या? कि वो किसी और पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, एक दूसरे में। जैसे मैं तुम्हें भी समझाता हूं। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। लेंथ क्वांटिटी क्या है? लेंथ, उसका यूनिट है मीटर और सिंबल एम है। मास किलोग्राम, केजी। टाइम सेकेंड, एस से मेजर करता है, सिंबल है। टेम्परेचर केल्विन, यूनिट है इसका, और ऐसे लिखते हैं। हम यहाँ पे जो यूनिट बात कर रहे हैं, हम एसआई यूनिट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? हम खाली एसआई यूनिट की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ए, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। अब यहां तक 5वें तक तो तुमको सब फ्रेश फ्रेश याद होगा, लेकिन ये 6ठा और 7वां तुमको थोड़ा थोड़ा याद नहीं होगा। देखो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, देखो मोल कॉन्सेप्ट तुमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, तो वो मोल है, इसको एमओएल से लिखते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में आगे तुम लोग जानोगे, अभी ज्यादा टेंशन मत लो। कैंडेला इसका यूनिट है, सीडी से रिप्रेजेंट, ज्यादा मत सोचो। अब मुझे एक बात बताओ, इनमें से कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, अक्कड़ बक्कड़ करके। अक्कड़ बक्कड़ हो गया। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को ए मेजर, मतलब इसका इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू बताने के लिए क्या मुझे इन 7 में से इलेक्ट्रिक करंट के अलावा किसी और की जरूरत है? मतलब बाकी के जो 6 बचे इलेक्ट्रिक करंट, किसी की जरूरत है? सोच के देखो, नहीं। अगर मुझे किसी चीज का लेंथ बताना है और अगर मुझे मीटर में बताना है, तो क्या मुझे लेंथ के लिए इनमें से किसी की भी जरूरत पड़ेगी? नो। अगर मुझे कभी टेम्परेचर बताना है तो इनमें से किसी और की जरूरत है? मुझे खाली टेम्परेचर चाहिए, तो इसको हम फंडामेंटल बोलेंगे। समझ आ गया? तो अगर तुम भी किसी को बनाते हो तो उसमें एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होने चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी की तरफ। देखो, मैं तुम्हें डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब बताऊंगा और एक छोटा सा डिफरेंस बिटवीन बताऊंगा, फिर हम आगे जाएंगे और एग्जांपल्स देखेंगे। चलो एक पहला डिराइव्ड क्वांटिटी का डेफिनेशन देखते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं जो और क्वांटिटी पे डिपेंड करता है अपने मेजरमेंट के लिए। मतलब बेसिकली ये फंडामेंटल्स को जोड़ जाड़ के बनाया जाता है। जैसे मान लेते हैं मुझे किसी चीज का स्पीड मेजर करना है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्टेंस मतलब क्या होता है? दो चीजों के बीच का लेंथ। और टाइम क्या है? तो अब लेंथ और टाइम क्या है? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला करके हमने स्पीड का एक क्वांटिटी बनाया। तो ये क्या हो गया? दैट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। तुम लोगों ने एक चीज तो सुना ही होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। 9th स्टैंडर्ड में तुमने पढ़ा था, खैर एक बार देख लेते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना लेंथ कवर किया है। एग्जांपल से समझेंगे। मान लो यहां से एक आदमी स्टार्ट करता है, उसको यहां तक जाना है, ये वाला रास्ता है ही नहीं, तो ये क्या करता है? ऐसे जाता है। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस था 2 मीटर, यहां से यहां तक 4 और यहां तक 2 था, ठीक है? तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 8 मीटर। मुझे डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। दैट इज इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसको डिफाइन करने के लिए मुझे डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। अगर तुमको इससे रिलेटेड डाउट है कि भैया स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, तो नीचे कमेंट कर देना। छोटे छोटे जो ऐसे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट होंगे, अगर तुम्हें उसमें भी डाउट आता है तो इजी लर्निंग वाले चैनल पे मैं छोटे छोटे वीडियोस बना करके अपलोड कर दूंगा, एक्सप्लेनेशन वाले। वहां पे जाकर के तुम चेक कर सकते हो, लेकिन कमेंट जरूर करना। और वीडियो सॉल्यूशन इजी लर्निंग वाले चैनल पे मिलेगा। इसको हम नीट एंड क्लीन रखते हैं इस चैनल को, ठीक है? अब डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। ये क्या होता है? शॉर्टकट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट लेंथ। यहां पे मैं शॉर्टेस्ट लिखना भूल गया,
तो तुम लिख लेना अपने नोट्स में, इट इज द शॉर्टेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट, इनिशियल एंड फाइनल। सेम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये आदमी है, इस रास्ते से इसको जाना है, लेकिन यहां से यहां वो जाए न जाए अपने को लेना देना नहीं है, लेकिन इन दोनों पॉइंट के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? तुम बोलोगे भैया है तो ये डिस्टेंस कितना था? ये था 4 मीटर, ठीक है, ये वाला इसके इक्वल है, तो ये 4 मीटर है। और ये कहां गया? लेट्स से टुवर्ड्स नॉर्थ, हम मान के चलते हैं नॉर्थ की तरफ गया, या फिर ईस्ट वेस्ट डाउनवर्ड। तो तुम्हें डायरेक्शन बताना पड़ेगा, दो पॉइंट के बीच में अगर शॉर्टकट बताना तो तुम्हें डायरेक्शन बताना पड़ेगा। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर वेक्टर नहीं आता है तो मैं तुम्हें बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल देखते हैं। स्पीड तो हमने ऑलरेडी देख लिया। स्पीड मतलब क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए हमें डिस्टेंस है ना और टाइम है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं। अब अगला वाला देखते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, मतलब स्पीड विद अ डायरेक्शन सिंपली, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तुम्हें यहां पे डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। किस दिशा में तुम वेलोसिटी बढ़ रहा था, तुम्हारा घट रहा था, या वेलोसिटी किस दिशा में था। अगला है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ये सब तुमने 9th में पढ़ा है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो हम कैसे लिखेंगे? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज मतलब विथ टाइम ना, रेट मतलब डिवाइड करना अपने को, ठीक है। इसका ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि तुम किस डायरेक्शन में कर रहे हो, समझ रहे हो, बढ़ रहा है घट रहा है। इसके भी 3 टाइप होते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। पॉजिटिव कब? बट समय के साथ जब तुम्हारा वेलोसिटी बढ़ रहा है। नेगेटिव कब? समय के साथ जब तुम्हारा वेलोसिटी घट रहा है। और जीरो कब? जब ना वेलोसिटी बढ़ रहा है ना घट रहा है, जैसा था वैसा ही था, ठीक है। ये इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगला वाला जो यहाँ पे फोटो दिखा दिया है, चलो आगे बढ़ते हैं। डिराइव क्वांटिटी में अगला एग्जांपल ले लेते हैं, फोर्स। फोर्स का मतलब तुम्हें पता है, पुश और पुल ऑन अ बॉडी दैट टेंड्स और चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। मतलब पुश या पुल जब हम एक बॉडी पे लगाते हैं तो वो क्या कर सकता है? एक तो उसका पोजीशन बदल सकता है, उसका जो स्थिति है उसको बदल सकता है, या फिर ऐसा लगता है कि स्टेट बदल रहा है, टेंस कोशिश करता है, ठीक है। जैसे आदमी इसको खींच रहा है तो इसको क्या कर रहा है? पुल कर रहा है अपनी तरफ, ऐसा धक्का मार रहा होता है तो पुश। इसका फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन, सबको पता होगा ये। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसका एक और यूनिट हम ले सकते हैं, यूनिट हम बोल सकते हैं, मास का क्या होता है? केजी, ऐसा यूनिट। और एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पीछे बताया था तुम्हें। तो इसको हम लोग न्यूटन लिखेंगे, और या फिर कैपिटल एन से भी दिखा सकते हैं। इसके पीछे के कुछ रूल्स होते हैं जो थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। डिराइव क्वांटिटी में अगला एग्जांपल ले लेते हैं, वर्क डन। वर्क डन तुम्हें पता है क्या? वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मान लो कि आदमी इसको खींच रहा है और ये थोड़ा इधर से इधर आ गया, तो इसने कुछ फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो हम कहेंगे कि वर्क डन हो गया, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। और इसका यूनिट है न्यूटन मीटर, जिसको हम जूल भी बोलते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको लिखना और याद करना। हालांकि ये तुमने 9th 10th में पढ़ रखा है ऑलरेडी। अगला चलते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पावर। पावर के बारे में भी तुमने 9th में पढ़ा है। पावर मतलब मान लो कि कितना वर्क डन पर यूनिट टाइम, तुमने कितना काम किया कितने समय में। अगर तुम ज्यादा काम कर लेते हो, मान लेते हैं कि एक आदमी है, ठीक है, जो यहां से बॉटल निकाल के जा रहा है, और मान लो कि 2 मिनट के अंदर वो 10 बॉटल निकालता है। दूसरा आदमी है तो जो 2 मिनट के अंदर, मान लेते हैं ये पहले वाले ने 10 निकाला, 2 बॉटल निकालता है, तो किसके पास ज्यादा पावर है? तुम बोलोगे इसके पास, क्योंकि कम समय में उसने ज्यादा काम किया है, राइट। तो पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम, कितना काम तुमने कितने देर में किया है। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। इसका स्केलर क्वांटिटी है, ये भी पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की कोई बात जरूरी नहीं है डिफाइन करने के लिए। जो वर्क डन का होता है जूल, टाइम का होता है सेकंड, जूल पर सेकंड, जिसको हम वैट भी कहते हैं, ठीक है। तुम्हारे घर पे जो बल्ब होता है इतने वैट का है, उतने वैट का है, तो ठीक है। अभी हम लोग ना सप्लीमेंट्री यूनिट्स को अच्छे से समझने वाले हैं। यहां तक अपना डिराइव्ड क्वांटिटी वाला सब हो चुका है, अभी हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स को समझेंगे। एग्जाम में तुम लोग सप्लीमेंट्स लेते हो ना, ऐसे ही कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा यूनिट्स है 2, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। एक है प्लेन एंगल, जिसको हम डी थीटा, या मतलब ये डी मतलब क्या है, हम ऐसे डी ले रहे हैं कि बहुत छोटा है, ऐसा डी मतलब बोला कि छोटा है, ठीक है। या फिर हम सिंपली तुम थीटा समझ लो, इसके बीच का हम एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हो, इसे हमने डी थीटा ले लिया, ठीक है। तो मान लो ये प्लेन एंगल मतलब क्या होता है? मान लो ये मेरे 2 उंगली हैं, कैन यू पीपल सी दिस? मैं थोड़ा इधर आ जाता हूं तो मैं ज्यादा क्लियर। ये मेरे 2 उंगली, इसके बीच में जो ये एंगल बन रहा है इसको हम प्लेन एंगल बोल सकते हैं। मान लो कि ये है ना, इसके बीच में जो एक एंगल बन रहा है इसको हम प्लेन एंगल बोल सकते हैं। समझाता हूं मैं तुम्हें, ठीक है, अच्छे से समझाता हूं, ध्यान से सुनना। अभी यहां पे देखो, ये एक सर्कल है,
यहाँ पे मैंने वो ले लिया और इसके बीच में एक एंगल बन रहा है, तो ये क्या होता है, द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ ऑफ द रेडियस टू द सर्कल। अभी तुमको डेफिनेशन समझ में आएगा। मेजर करते हैं इसको हम रेडियन में, जैसे 10 रेडियन, ये ऊपर छोटा सा सी है, इसका मतलब रेडियन। सब समझ आएगा, चिंता मत करो, ठीक है। मान लो इन दोनों लाइन के बीच में एक एंगल है डी थीटा। यहां से यहां तक जो ये लेंथ है, ये वाला आर्क, उसको हम लोग डी एस ले लेते हैं। ये आर्क लेंथ है डी एस और इसका रेडियस है आर। सिंपल है। यहां पे जो एंगल है उसका मैंने नाम दे दिया 2, 3, 4 की जगह एक्स वाई जेड की जगह मैंने डी थीटा दे दिया, ठीक है। और ये रेडियस आर है और यहां से यहां तक ये हमारा क्या है, पाथ है, जो कि आर्क है मान लेते हैं, ठीक। डी थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या है बच्चा, डीएस, तो यहां पे लिख देता आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। इट इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो सर्कल है इसका आर्क लेंथ और रेडियस का अगर मैं एक रेशियो निकालूंगा, मतलब आर्क लेंथ को रेडियस से अगर डिफाइन कर दूंगा, तो मुझे वैल्यू किसका मिल जाएगा, यहां के प्लेन एंगल का वैल्यू मिल जाएगा। अब मुझे बताना यहां पे आर्क लेंथ कितना है बच्चों, तुम बोलोगे डीएस भैया, तो मैंने लिख दिया डीएस। अच्छा बताओ यहां का रेडियस कितना है, डिवाइड बाय रेडियस आर है, तो बोलोगे रेडियस, और यहां पे जो मुझे वैल्यू मिलेगा वो रेडियन में मिलेगा, ठीक है। डीएस अपॉन आर रेडियन में मुझे मिलेगा। इज इट सिंपल। अभी देखो, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशंस के बारे में हम लोग आई थिंक लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें हर चीज डिटेल में पढ़ा रहा हूं, तो इसके बारे में हम लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे। अभी तुम सुनो, आर्क लेंथ, लेंथ को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। रेडियस भी एक प्रकार का लेंथ ही है, तो उसको भी हम लोग मीटर में मेजर करेंगे। तो कट कट, कोई भी यूनिट बचा क्या इसका, नहीं। तो इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। यूनिटलेस है ये। आई होप कि ये क्लियर हो गया। इसको लिख लेना, एग्जाम में पूछा जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें ना कन्वर्जन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री समझना है। इसको मैं बता रहा हूं, लेकिन अभी ना मैं यहीं पे इस वीडियो के बीच में ना कुछ एक वो ऐड कर दूंगा, एक छोटा सा क्लिप ऐड करूंगा जिसमें मैं लिख लिख के पढ़ाऊंगा, तो वो भी देख लेना। प्लेन एंगल को अगर थोड़ा अच्छे से समझना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा सर्कल है, इस सर्कल का एक ये सेंटर है लेट्स से, और यहां से यहां तक का इसका जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस कहते हैं। अभी इस पोर्शन को, जिसको मैंने व्हाइट कलर से बनाया और अभी मैं तुमको रेड कलर से हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो मैं यहां पे लिख देता हूं सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो ये जो सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल होगा, इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर। इसका जो फॉर्मूला आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा होगा कि 2 पाई आर से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब तुम कंसिडर कर ले हो कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, और अगर इस सर्कल में, ठीक है बच्चों, अगर मैं इस सर्कल में यहां से यहां तक अगर मैं पूरा घूमता हूं, तो मतलब मान लो कि यहां से अगर मैं ऐसे पूरा घूम गया, तो मैंने 360 डिग्री में पूरा घूम के आया हूं। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि यहां से यहां तक अगर मैं घूम के आता हूं, तो जो एंगल मैंने कवर किया है वो एंगल मेरा थीटा है, ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि लेट द एंगल कवर्ड इन होल सर्कल, ठीक है, let the angle covered in whole circle, जब मैं पूरे सर्कल पे घूम, in whole circle be theta, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि अब ये मेरा आर्क हो गया, एक्चुअली ये मेरा पूरा आर्क हो गया और ये मेरा रेडियस है। तो अब मुझे क्या निकालना है, यहां पे मुझे वैल्यू निकालना है प्लेन एंगल का। तो मुझे पता है कि यहां पे जो एंगल है वो है थीटा, और प्लेन एंगल का जो फॉर्मूला है वो क्या है बच्चों, आर्क लेंथ, ठीक है। अगर तुम्हें याद होगा तो इसका फॉर्मूला है आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, राइट। अब मुझे बताओ यहां पे आर्क लेंथ क्या है बालकों, यहां पे जो आर्क लेंथ है वो है तुम्हारा 2 पाई आर, और डिवाइड बाय आर, सही बात है। आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस हमारा यहां पे आर है, हमें क्लियरली दिख रहा है। और आर्क लेंथ तो हम पूरा सरकमफरेंस घूमे ना, तो हमारा 2 पाई आर है। क्लियर हो गया। कंसिडरिंग दिस, अगर मैं अब आगे बढ़ता हूं तो मैं थीटा का वैल्यू निकाल लिया मैंने 2 पाई आर, ठीक है। अब ये वाला जो आर है, रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं, ये वाला आर और ये वाला आर कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे जो थीटा का वैल्यू मिला है यहां पे, थीटा इज इक्वल टू, क्या मिल गया मुझे, 2 पाई। और इसके आगे मैं लिख सकता हूं भाई साहब, ये है मेरा रेडियन का वैल्यू। क्लियर है। तो अगर मेरा थीटा वैसे कितना था भाई, 360 डिग्री था, मानते हो ना। तो मैं ये भी कह सकता हूं यहां पे कि अगर मैं पूरा 360 डिग्री की बात करता हूं, तो इसका रेडियन में वैल्यू होगा 2 पाई रेडियन। ये क्लियर है। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, इस बात को याद रखना। कैसे निकाला वो भी तुम्हें समझ में आ गया। अब बच्चों, जैसे कि हमें पता है एक चीज
ये वाले को मैं कट करके रखता हूं, बाद में इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। तो यहां पे देखो, जैसे कि हमें एक चीज पता है कि भैया 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, लेट्स से 1 मीटर ले लेता हूं, ठीक है, ज्यादा आसान रहेगा। 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। वैसे ऐसा भी तो कुछ होना चाहिए ना कि भाई साहब 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन है, ठीक है। तो ऐसा अगर मेरे पास अगर 1 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब कितना रेडियन, ये भी मुझे पता होना चाहिए। लेकिन चलो ये वाला जो हमारे पास एग्जांपल है इसी को लेकर के थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि 360 डिग्री मतलब क्या है भाई, 2 पाई रेडियन। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस नंबर को डिवाइड कर देता हूं 2 से तो मुझे क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। तो अगर मैं यहां पे 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो यहां पे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं यहां पे 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 2 कट हो जाएगा, तो खाली पाए। तो मुझे इससे एक समझ में आया कि अगर मुझे 180 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो वो क्या आ जाएगा, पाई रेडियन आएगा। कैसे आया, यहां पे लिख देता हूं, सच दैट 360 को मैंने डिवाइड किया 2 से, ठीक है, और साथ ही साथ मैंने यहां पे 2 पाई को भी डिवाइड कर दिया 2 से, तो मुझे ये वाला वैल्यू मिल गया। ओके, अच्छा मान लेते हैं कि अभी 180 को भी मैं क्या करता हूं, 2 से डिवाइड करता हूं। तो अगर 180 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहां पे भी मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो पाई बाई 2 आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, चलो इसको लिख देते हैं फिर। तो अगर मुझे 90 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो ये क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 रेडियन। समझ लो, बस 2 से डिवाइड कर रहा हूं। चलो 45 डिग्री का निकालते हैं। अब तुम्हें समझ में आ गया, 2 से डिवाइड किया तो 45 आ गया। यहां पे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, मान लो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी पाई बाई 2 है, इसको तुम 2 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 4। कैसे आया मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूं। यहां पे होता क्या है बच्चों कि यहां पे जो पाई बाई 2 है, नीचे यहां पे 2 है, इसके पास कुछ नहीं है तो 1 है। ये वाला जो वैल्यू है जैसे ऊपर लोगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये और 2 मल्टीप्लाई हुआ और ये पाई के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ तो पाई बाई 4 हो गया। सिंपल है। चलो अब इसको मैं और छोटा छोटा कर सकता हूं, लेकिन क्या ये कुछ बेसिक एंगल है, लाइक मान लो 60, 360, 180, 90, 45। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछ लेता है कि भाई साहब 3 डिग्री मतलब कितना रेडियन, ठीक है, यहां पे सब में हमें रेडियन रेडियन लिखना, मैंने लिखा नहीं, ठीक है, कितना रेडियन, तो मेरे पास जवाब नहीं। 3.5 पूछ लेगा तो मैं क्या बताऊंगा। ऐसे केस में मुझे चुप नहीं होना है, मेरे पास मुझे कुछ जुगाड़ निकालना है, ठीक है। तो मैं बेसिकली क्या कह दूंगा, मैं यहां पे एक जुगाड़ लगाऊंगा और मैं सिंपल से कहूंगा कि भाई अगर थीटा डिग्री, ठीक है, मतलब होता है, थीटा डिग्री मतलब कितना होता है, लेट्स से कि हमने क्या निकाला था यार, थीटा डिग्री छोड़ देता है, 180 वाला ही ले लेता है वैल्यू, ठीक है, 180, ठीक है। हमने कहा कि 180 डिग्री का मतलब क्या है, बताओ मुझे। यहां पे हमने निकाला था 180 डिग्री का मतलब है पाई रेडियन, ठीक है। हमने कहा कि इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे 180 को मल्टीप्लाई करता हूं 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, मुझे बताओ। नहीं पड़ेगा, तो यहां पे पाई रेडियन ही है अभी भी। लेकिन अगर मैं यहां से खाली 1 डिग्री का वैल्यू निकालता हूं तो ये जो यहां पे मल्टीप्लाई में है वो किधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। देखो ना, यहां पे जो ये मल्टीप्लाई में है उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये मुझे रेडियन का वैल्यू मिल गया। ये मुझे क्या मिल गया, 1 रेडियन का वैल्यू मिल गया। अब अगर मुझे कोई भी वैल्यू दिया रहेगा तो सिंपली मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब मान लो कि अगर मुझे दे देते हैं कि थीटा डिग्री है, तो थीटा डिग्री को मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा थीटा डिग्री का वैल्यू है उसको मैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो मैं तुम्हें आगे भी शॉर्ट में फॉर्मूला देने वाला हूं, वीडियो देखते रहो, ठीक है। तो ये मुझे रेडियन का वैल्यू मिल जाएगा। मतलब कोई भी एंगल का अगर मुझे वैल्यू दिया रहेगा उसको मुझे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो लेट्स से कि मेरे पास एक एंगल का वैल्यू दिया है 60 डिग्री, ठीक है। तो मुझे 60 डिग्री को अगर कन्वर्ट करना है, अब अगर मुझे उसमें किसमें, रेडियन में, तो मैं क्या करूंगा, 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, ठीक है, पाई बाय 180। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा मुझे, 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय, देखो यहां पे देखो ये मैं कट हो जाएगा, 0 0 कट हो जाएगा, 6 1 जा 6 यहां पे, और 6 3 जा 18, तो ये आ जाएगा शायद पाई बाय 3 आ जाएगा, पाई बाय 3 रेडियन। मान लो कि अगर मुझे अब 3 डिग्री दिया हुआ है, 3 डिग्री को मुझे कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो मैं कैसे कर सकता हूं, 3 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, बस 180 से मल्टीप्लाई कर देना है और मुझे जो आंसर मिलेगा वो रेडियन में मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, ठीक है, और 3 9 जा, नहीं 3 क्या हो जाएगा, 9 के 3 के टेबल में कितने बार, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा, सॉरी, ठीक है, मैं भी क्या कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बाय 6 रेडियन आ जाएगा, ठीक है। 3 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा, पाई बाय 6 रेडियन। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना। एंड आई होप कि तुम लोग को यहां तक क्लियर हो गया है
कि ये बेसिकली हम कैलकुलेशन करके वैल्यूज कैसे निकालते हैं, और ये बहुत ही सिंपल है। जो मुझे तुम्हें बताना था यहाँ पे कतई सिंपल सी चीज है। आई होप कि ये क्लियर हो चुका है। बाकी तुम आगे वीडियो देखो, मैंने सब कुछ एकदम समराइज करके तुम्हें दे दिया है। ओके, तो तुमने वो देख लिया। अब हम आ जाते हैं कन्वर्जन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री के शॉर्टकट पे। तो अगर मुझे मान लो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है किसी भी चीज को, अभी हमने एग्जांपल्स भी देखे पीछे, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर देता हूं पाई बाई 180 से। ऐसा हमने क्यों किया ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसे मान लेते एग्जांपल एक और ले लेते हैं, 90 डिग्री है मेरे पास, उसको अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इस 90 डिग्री को यहां पे जो मैंने किया है वो मैं लिख के बताता हूं। 90 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे डिग्री का वैल्यू है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई बाय 180 डिग्री से। तो 91 जा 90, 92 जा, तो आंसर क्या आएगा, पाई बाय 2 रेडियन। ठीक है, ये सिंपल है। ये वाला एग्जांपल वापस एक समझ में आ गया। अब जो मैं तुम्हें नहीं बताया वो बता देता हूं। अगर मान लो मुझे इसका उल्टा करना है, मतलब मुझे रेडियन से डिग्री में करना है, तो उल्टा करेंगे भाई, सिंपल, मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाई पाई से। उल्टा कर दिया, पाई बाय 180 की जगह 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। वेरी सिंपल ना। अभी ध्यान से देखो, पाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाई पाई, तो मुझे क्या मिलेगा, 90 डिग्री। जैसे मुझे मालूम है कि मुझे दिया है पाई बाय 2 रेडियन, ठीक है, ये मुझे रेडियन का वैल्यू दिया। मुझे पता है पाई बाय 2 रेडियन मतलब कितना होता है, 90 डिग्री आता है। तो क्या मेरे वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखते हैं। तो पाई बाय 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 180 बाई पाई, तो 180 डिवाइड बाई पाई। अब मुझे बताओ, पाई पाई कट, 2 1 जा 2, 2 2 जा नहीं नहीं 290 जा, ठीक है, तो आंसर क्या है, 90 डिग्री। तो इससे मेरा वेरीफाई हो गया कि क्या करना है मुझे। तो याद रखना, अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, और अगर मुझे रेडियन से डिग्री में करना है तो 180 डिवाइड बाय पाई से, उल्टा। बहुत सिंपल है, इसको लिख लेना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और भी एग्जांपल्स तुम प्रैक्टिस करना, सेल्फ स्टडी, और मैंने ऑलरेडी सारी चीजें तुम्हें बता दी है। अब अगला वाला जो है हमारा वो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स को समझते हैं बच्चों। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में हम एक और देख रहे हैं, सॉलिड एंगल। ऑलरेडी हमने एक देख लिया प्लेन एंगल, अब सॉलिड एंगल देखते हैं। तो ये क्या है, डी ओमेगा। तुम बोलोगे भैया हमने तो ओमेगा ऐसा पढ़ा था, तो मैं क्या कहता हूं, ऐसा भी ए तुमने पढ़ा है और ऐसा भी ए तुमने पढ़ा है। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा ओमेगा, ये छोटा ओमेगा। तो क्या अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है भाई एवं बहनों, ध्यान दो खाली। ठीक है, तो मान लो कि ये एक सर्कल है, ठीक है, इसको हम मेजर कैसे करते हैं, स्ट्रेडियन में, ऐसा लिखते हैं इसके जगह पर। और मान लो कि एक सर्कल है, इस सर्कल का मुझे, ये एक स्पीयर है मान लो, ठीक है, ये एक स्पीयर है, ऐसा बॉल है, ठीक है, ये एक बॉल सा है। और इस बॉल को ना ऐसे मैंने बीच से इतने से पार्ट से काट दिया, सब बीच से काट करके ऐसा होल किया, और ये एक सॉलिड बॉल है जो पूरी तरीके से भरा हुआ है। तो मुझे बताओ, मुझे बीच में ये सेंटर के रेडियस से मुझे कुछ ऐसे 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 3D शेप का कुछ मिलेगा, एग्री करते हो, कुछ 3D शेप का मिलेगा जिसके बहुत सारे यहां से यहां तक डिस्टेंस होंगे, राइट, कुछ 3D शेप का मिलेगा, ऐसे कोन जैसा अंदर की तरफ, इमेजिन करके देखो थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि इसका वैल्यू कैसे मिलता है मुझे, ये जो सॉलिड एंगल है कैसे निकालते हैं, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अब ये एरिया जो है ना, वो ये वाला पार्ट है जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है, समझ आता हूं तुम्हें। ठीक है, मान लो जो यहां पे एंगल है, ठीक है, तुम एक सेकेंड दे दो मुझे, ठीक है, मान लो जो यहां पे एंगल बन रहा है, ठीक है, सेंटर से लेकर के यहां तक ये वाला सॉलिड, ठीक है, वो डी ओमेगा है। ठीक है, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस। मान लेते हैं कि ये जो है ये एरिया हम लोग बोल दिया डी ए, मतलब छोटा सा एरिया है, डेरिवेटिव ऑफ एरिया। तो एक छोटा सा एरिया है डी ए, और यहां से यहां तक का रेडियस आर है। तो मैं कैसे निकालूंगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू, एरिया क्या था हमारा डी ए, और रेडियस का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आर रेडियस है उसका स्क्वायर। एक न्यूमेरिकल बेस से रिलेटेड करना है तो वो मैं इसके बाद करा दूंगा। ठीक है, तो इसको मैं डिफाइन कैसे करूंगा, सिंपली जो मुझे दिख रहा है वही मुझे डिफाइन करना है। इट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ द सर्फेस ऑफ द स्पीयर, ये सर्फेस ऑफ द ईयर स्पीयर का, ठीक है, ये ले लिया हमने डीए, टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्पीयर, टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्पीयर, मतलब जो मुझे दिख रहा है वही क्या है, रेशियो किसका है, एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ द सर्फेस। यहां पे मैं हाईलाइट करता हूं तुम्हारे लिए, ठीक है, हाईलाइटर, ठीक है, ये कलर कौन सा लिया रे, ब्लू। देखो रेशियो मतलब तुम्हें समझ में आ गया, डिवाइड करना है एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ द स्पीयर, मतलब ये वाला जो है ना हमारा पार्ट, ये वाला वो है एरिया ऑफ पोर्शन, ये पोर्शन का एरिया, ये एरिया किस चीज का है, सरफेस ऑफ द स्पीयर, स्पीयर के सरफेस का है। तो इसको मैंने डीए लिया था यहां पे, ठीक है, टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्पीयर, तो यहां जो ये रेडियस है उसका स्क्वायर। तो जो मुझे दिख रहा है मैंने क्लियरली वही लिख दिया, यही मेरा डेफिनेशन है। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और एक न्यूमेरिकल करना हमें जो कि सॉल्व एग्जांपल है इस टॉपिक के बाद।
अभी हम लोगों को ना एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जो कि हमारा सॉल्व्ड एग्जांपल 1.1 है। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड। बोल रहा है कि सॉलिड एंगल कितना सबटेंड होगा मून द्वारा किसी भी पॉइंट अर्थ पे, गिवन दैट द डायमीटर ऑफ द मून इतना किलोमीटर है एंड उसका डिस्टेंस इतना मीटर है फ्रॉम द अर्थ। अभी देखो यहां पे ये मीटर में, ये किलोमीटर में, सबसे पहले अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। चलो हम अर्थ को बना लेते हैं ब्लू कलर से, तो मान लेते हैं कि हमारा अर्थ है। गोल हो जा बेटा, ऐसे इज्जत का कबारा नहीं करते। हाँ, तो ये हमारा अर्थ है मान लेते हैं, और अर्थ के हम इस पॉइंट पे मानते हैं, ठीक, इस पॉइंट से हम ले रहे हैं। और यहां पे हमारा मून है, चलो मून को व्हाइट कलर से ले लेते हैं। यहां पे ये हमारा लेट्स से की मून है, ठीक है, यहां पे मैंने मून ले लिया, ठीक है। अब देखो यहां से मून को जब मैं अर्थ के इस पॉइंट पे, जो पॉइंट मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, इस पॉइंट से जब मैं इसको देखूंगा तो शायद मून मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। ये वाला पार्ट मुझे उनका दिखेगा, एक डिस्क जैसा शेप दिखेगा। तो मैं उस डिस्क जैसे शेप को ऐसे पिंक कलर से बना लेता हूं कि यार मुझे ये डिस्क जैसा ऐसा एक शेप दिखेगा मून का, ठीक है, 3D में। और वहां से यहां तक मुझे कुछ लाइंस बनाने हैं। ये लाइन इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ये डिस्क को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहां से इसको कनेक्ट करेंगे, राइट। अब देखो ये दोनों पॉइंट क्लियर है। यहां पे जो एक एंगल होता है वो हमारा होता है ओमेगा, जैसे कि हम लोगों सॉलिड एंगल में देखा। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब मुझे बताओ यहां पे क्या दिया हुआ है अपने को। देखो कि द डायमीटर ऑफ द मून, मतलब ये जो मून है इसका जो ऐसा डायमीटर होगा ये कितना दिया, देखो। तो मैं लिख देता हूं डायमीटर ऑफ मून मुझे दिया हुआ है इन लोगों ने 3474, सही है, किलोमीटर। अभी ये जो वैल्यू है ये किलोमीटर में है, तो सबसे पहले डायमीटर से अगर मुझे रेडियस चाहिए तो रेडियस ऑफ मून क्या आ जाएगा बच्चों, मुझे बताओ। इसका आधा, तो इसका आधा आएगा 1737। एक बार चेक जरूर कर लेना, और ये किलोमीटर में ही है। अब इस किलोमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा 1737 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 10⁻³ मीटर से, ठीक है। इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ये मीटर में मिल गया। अब यहां पे देखो ये तो मुझे रेडियस ऑफ मून मिल गया, लेकिन भाई साहब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है ये वाला, देखो ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग आर लेते हैं। तो चलो मैं इसको स्मॉल आर ले लेता हूं यहां से यहां तक के डिस्टेंस को। अब ये जो स्मॉल आर है, इस स्मॉल आर का भी हमें वैल्यू दिया है कि भाई डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ कितना है 3.84 इंटू 10⁸8। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 3.84 इंटू 10⁸8, और ये है मीटर में, तो इसको कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए, अगर मुझे सॉलिड ये निकालना है, सॉलिड एंगल अगर मुझे निकालना है तो इसका मुझे एरिया चाहिए कि ये एरिया कितना है। तो क्योंकि ये मुझे डिस्क जैसा दिखेगा, सर्कल जैसा, तो मैं एरिया का एक फॉर्मूला लगाऊंगा यहां पे कि एरिया जो है भाई साहब, एरिया ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, सही है ना, पाई आर स्क्वायर इफ तो फॉर्मूला है, तो हम लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे जो आर है वो क्या है, रेडियस ऑफ मून है, ठीक है। तो हमने रेडियस ऑफ मून हमने कैपिटल आर लिया ना सर, हाँ, तो मैं लिख देता हूं रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। अभी सिंपली इसका वैल्यू डालो यहां पे, अगर मैं डालता हूं तो पाई का वैल्यू है पाई, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1737 इंटू 10⁻³ वैल्यू डाल रहा हूं मैं ऊपर, तुम देख सकते हो ये वैल्यू यहां पे हमने ऑलरेडी निकाला था, इसका स्क्वायर चाहिए तो इसको यहीं पे कैलकुलेट कर लो, ठीक है। पाई का वैल्यू तुम्हें 3.14 डालना है या फिर बाद में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ ये जो एंगल है यहां पे, इसका फॉर्मूला क्या था। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था कि सॉलिड एंगल को निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या है, याद करो। एरिया, यहां पे मैं ले लेता हूं अलग कलर के पेन से, लेट्स से कि हम लोग ले लेते हैं ये वाला कलर, कि ये सॉलिड एंगल का है। सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, थ्योरी में अभी बताया था। तो मुझे बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, पाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जो वहां पे वैल्यू था वो डाल दो 1737, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ का होल स्क्वायर, डिवाइड बाय, यहां पे मारो एक लाइन मारो, डिवाइड बाय, यहां पे नीचे रेडियस क्या है 3, ठीक है, 84 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 का होल स्क्वायर। अभी इसको अपने को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो इसको लिख देता हूं 3.142, पाई का वैल्यू लिखा मैंने, मल्टीप्लाई बाय, यहां पे बताओ 1737 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसका स्क्वायर है तो मैं इसको अलग कर लूंगा 1737 का स्क्वायर, साथ ही साथ मल्टीप्लाई बाय क्या है 10⁻³ का होल स्क्वायर है, इधर मैं डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड का लाइन मारता हूं, और मुझे पता है यहां पे क्या है 3.84 का स्क्वायर है, साथ ही साथ मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 का स्क्वायर है। अभी तुम लोगों को पता है नहीं पता है मुझे नहीं पता, a रेज टू m, ऐसे केस में क्या होता है a m मल्टीप्लाई बाय n होता है।
तो यहां पे देखो a रेज टू m रेज टू n, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा और नीचे a रहेगा। तो इस लॉजिक के हिसाब से यहां पे क्या आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा 173 का स्क्वायर क्या होगा, तुम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो इसको लॉग टेबल के इस्तेमाल से। लॉग टेबल नहीं आता है तो उसको सिखाया जाएगा, मुझे बता देना कमेंट्स में, ठीक है। स्कूल में तुम्हें ऐसा सिखाया होगा, नहीं आता तो मुझे बताना, मैं सिखाता हूं, ठीक है। इनटू या फिर कैलकुलेटर पे भी अभी के लिए कर लो 10⁶ डिवाइड बाय, ठीक है। अब यहां पे देखो 3.84 का क्या आएगा 14.7456 आएगा वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 10 ये क्या हो जाएगा 10⁻16। अब मुझे क्या करना है, ये वाले पावर को मुझे ऊपर भेजना है, ठीक है। साथ ही साथ मैं इसको भी सिंप्लीफाई कर लेता हूं कि इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। तो भाई इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मुझे वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 947, ठीक है, 9944.998 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय, वो जैसे ऊपर आएगा 10⁻−16 हो जाएगा, और यहां पे मैं डालता हूं डिवाइड का सिंबल और नीचे लिख देता हूं 14.7456, ठीक है। ये क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ गया तो ये मल्टी डिवाइड, ये जो पॉजिटिव 16 था ये निगेटिव 16 हो गया, ठीक है। अभी भाई साहब आगे का वैल्यूज डालते हैं, तुम लोग इसको लिख लेना। अब इतना बड़ा सम का मैं फोटो लेके तो तुम्हें नहीं डाल पाऊंगा, ठीक है। तो तुम क्या करना ना, इसको लिख लेना अच्छे से, तो तुम्हें ज्यादा बेटर समझ में आएगा खुद से। जैसे जैसे मैं सॉल्व किया वैसे वैसे अपने पेपर नोटबुक में लिख लेना, अपने नोट्स में, हैंडमेड नोट्स में लिख लेना। अभी भाई साहब इसको सिंपली कैलकुलेट करो, आंसर क्या आएगा भाई, यहां पे इनको डिवाइड करके अगर मैं इसको और इसको डिवाइड करता हूं तो जो मुझे आंसर मिलेगा वो मुझे मिलेगा 642899.91 मल्टीप्लाई बाय, अभी इसको देखो ना यार, ये क्या हो जाएगा 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16, तो -16 + 6 पॉजिटिव 10 ना, तो 10 -10 आएगा, सॉरी बड़ा नंबर माइनस है तो ये आ गया। अब जो टेक्स्ट बुक में ये भी तुम आंसर लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे यूनिट होगा SR, ठीक है, ये भी तुम लिख सकते हो। लेकिन मान लो कि जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में तुम्हें वही आंसर चाहिए, तो देखो क्या हुआ ना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आ गया है, ठीक है। अगर मैं 5 बार आगे आऊंगा डेसिमल को लेके तो 6.428 एंड सो ऑन आ जाएगा, 6, ठीक है, 6.428 समथिंग आ जाएगा इस केस में, अगर मैं 5 बार आगे आता हूं तो जैसे ही मैं 5 बार आगे आऊंगा, ध्यान से सुनना, ये यहां पे ऑलरेडी आंसर क्या है 10⁻−10, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻5 से, क्योंकि मैं लेफ्ट की तरफ निगेटिव साइड में ओरिजिन से 5 बार उस तरफ गया हूं तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा SR। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो 6.428, बाकी का भूल भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, ठीक है, 3-4 डिजिट ही लिखना होता है पॉइंट के बाद, मल्टीप्लाई बाय, अब मुझे बताओ -10 + 5 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा SR। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, देख रहे हो, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। तो इसके आगे तुम लिख देना आंसर जनाब, इसके आगे तुम क्या लिख दोगे, आंसर। आई होप कि ये वाला तुम्हें पूरा क्लियर हो गया होगा। तुम वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बना सकते हो अपने, मैं ऐसे ही सारे सम पढ़ाऊंगा। देखो अब ये सब कुछ सॉल्व करके इन सब का फोटो देना इज लाइक वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। अब मैं चाहिए तो ये PDF डाल दूंगा, लेकिन ये PDF डालने का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि इस पर हमने रफ वर्क करके मैंने तुमको सारी चीजें समझाई हैं, ठीक। अभी के लिए तुम ये एज इट इज लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो उसको, चाहिए तो मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। और अब हम आगे की तरफ चलते हैं, आगे के टॉपिक्स देखते हैं। तो हमने न्यूमेरिकल कर लिया है, अब हमें करना है कन्वेंशंस फॉर द यूज ऑफ SI यूनिट। ये क्या है, ये एक पॉइंट है और ये आज का हमारा आखिरी पॉइंट है जिसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स को पढ़ने वाले हैं। पहला रूल देखो, यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि किसी चीज में मुझे जो टाइम लग रहा है, ठीक है, लेट्स से कि कोई चीज करने के लिए जो मुझे टाइम लग रहा है T इज इक्वल टू, वो लग रहा है मुझे 10 सेकेंड्स, तो मैं ऐसे 10 सेकेंड्स नहीं लिख सकता, ये गलत तरीका है, मुझे लिखना पड़ेगा टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड, सिंबल का मुझे यूज करना। मान लो कि किसी चीज पे जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वो 10 न्यूटन है, तो मैं ऐसे नहीं लिख करके, जो सही तरीका है वो है फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। पहला रूल बहुत सिंपल है। अगला देखते हैं, फुल नेम ऑफ द यूनिट, इसको मैं मिटा देता हूं, चाहे तुम लिखना होगा तो लिख लेना। देखो क्या लिखा है, फुल नेम ऑफ द यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉलर लेटर इवन इफ द नेम ऑफ आफ्टर अ पर्सन, एग्जांपल 1 न्यूटन। मैं तुम्हें समझाता हूं। मान लो कि अगर किसी भी चीज का फुल नेम लिखना है, अगर साइंटिस्ट का नाम भी है, जैसे अगर मान लो इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉलर लेटर, जैसे अगर मुझे मीटर लिखना है, ठीक है, किसी भी चीज का लेंथ है 1 मीटर, तो ऐसे लिख सकता हूं मैं
लेकिन जो उसका सिंबल होगा वो ऐसे कैपिटल एम नहीं लिखना है मुझे, वो मुझे लिखना होगा स्मॉल एन। ये गलत है। मान लेते हैं कि फोर्स ही ले लेता हूं मैं, तो फोर्स अगर किसी चीज पे 10 न्यूटन है तो मुझे NEWTON लिखना पड़ेगा, न्यूटन। मैं ऐसे नहीं लिख सकता, भले ही किसी का नाम है कि 10 न्यूटन, ऐसे नहीं लिख सकता, ये गलत होगा। तो समझे, अगर मैं पूरा नाम लिख रहा हूं तो स्मॉल एन से स्टार्ट होगा। मान लो कि 10 मिलीमीटर, तो मैं मिलीमीटर को भी मैं ऐसे लिखूंगा, मिलीमीटर। ठीक है, मैं ऐसे नहीं लिख सकता 10MILLIMA, ये गलत है। बात समझ में आ गया? इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। और अगर तुम किसी भी चीज का सिंबल के जगह सिंबल लिख रहे हो खाली, तो तुम कैपिटल लोगे। लाइक अगर किसी का नाम है, किसी साइंटिस्ट का नाम है, तो लेट्स से कि 10 न्यूटन, तो सिंबल अगर लिखोगे ना तुम, तो ये कैपिटल लेना आएगा खाली साइंटिस्ट के नाम के लिए। बाकी अगर तुम मीटर वगैरह का लिख रहे हो तो स्मॉल ही आएगा। बहुत सिंपल है। अगला वाला देखते हैं, इन सबको मिटा देता हूं, तुम वीडियो को पोज करके लिख लेना। अगला वाला देखते हैं, ठीक है। अगला क्या है? सिंबल्स किधर गया रे? सिंबल फॉर यूनिट्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म ऑफ एग्जांपल 20 न्यूटन नॉट 20 न्यूटन्स। देखो क्या बोला जा रहा है कि अगर किसी भी चीज का सिंबल लिख रहे हो, जैसे मान लो कि तुम्हारा फोर्स का वैल्यू है 1, तो तुम क्या लिख दोगे? न्यूटन। या फिर तुम कैसे लिखोगे? ऐसा स्मॉल न्यूटन। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा वैल्यू आ रहा है 11, तो ये तो 1 से ज्यादा है, तो तुम क्या बोलोगे? न्यूटन्स। या फिर तुम लिख दोगे न्यूटन्स। ये गलत है, ऐसा नहीं चलता, रॉन्ग। प्लूरल नहीं लिखना है, यूनिट को एज इट इज लिखना है। बहुत सिंपल है ये भी। चलो ये भी क्लियर है, बहुत सिंपल है ये वाला। तो चलो अगला क्या है? सिंबल ऑफ यूनिट डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप एट द एंड और रिकमेंडेड लेटर। मतलब 25 kg लिखना है, 25 kg का जैसा फुल स्टॉप नहीं डालना है। कभी भी कोई यूनिट लिखते हैं तो उसके आगे फुल स्टॉप नहीं लगाता है। सिंपल है ये। आगे बढ़ते हैं। ये सब तुम्हें ऑलरेडी भी पता था, बट अगर नहीं पता अलग से बता दिया जा रहा है क्योंकि तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो स्पेशली। अगला देखो, यूनिट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी रिटन इन 1 रेशो ऑफ एग्जांपल SI यूनिट एक्सेलरेशन। ऐसा मैं समझाता हूं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। मान लो कि अगर मैं किसी चीज का एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर है? अब वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। और टाइम का क्या है? सेकेंड। ऐसे नहीं लिखना है तुम्हें, कैसे लिखना है? मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इनडायरेक्टली। ऐसे लिखना है, सेम में लिखना है, ऐसे 2 बार डिवाइड नहीं आना चाहिए। अच्छा भैया ये हुआ कैसे? तो जिन लोगों को नहीं पता, देखो A डिवाइड बाई B डिवाइड बाई C, तो यहां पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो ये वाला क्वांटिटी अगर पूरा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? A डिवाइड बाई B मल्टीप्लाई बाई 1 बाई C हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से तुम देखो, मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई सेकेंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाई, ये इधर था तो डिवाइड में गया तो 1 बाई सेकेंड हो जाएगा, तो ये मीटर सेकेंड 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 का स्क्वायर हो जाएगा। एकदम सिंपल है। तो ऐसे नहीं करना है, यही यहां पे बोला गया है। अगला वाला देखते हैं क्या है। यूज ऑफ, क्या बोल रहा है? यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट एंड सिंबल फॉर द यूनिट्स अवॉइडेड व्हेन फिजिकल कॉन्टेक्ट स्प्रेड इन कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जांपल। देखो क्या बोल रहा है। जूल केजी अपॉन केल्विन इज नॉट करेक्ट। जूल केजी केल्विन इज नॉट, यहां पे क्या बोल रहा है? देखो, द यूनिट जूल केजी अपॉन केल्विन इज करेक्ट, ठीक है, बट जूल केजी और यहां पे केल्विन इज नॉट करेक्ट। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि तुमने अगर किसी चीज का यूनिट लिखा है, ठीक है, जैसे ऐसे बता रहा हूं मैं तुम्हें, तुमने एक्सेलरेशन ही लिखा है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या था हमारा? वेलोसिटी अपॉन। तो मैं क्या कह रहा हूं, वेलोसिटी में क्या होता है मुझे पता है, मीटर, ठीक है, तो मैंने लिख दिया मीटर। और फिर मैंने टाइम का क्या लिखा? सेकेंड। ये गलत। अगर तुम ऐसे लिख रहे हो तो तुम्हें ऐसे ही लिखना चाहिए, मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, ये अब थोड़ा सही है, लेकिन ज्यादा सही क्या है? मीटर अपॉन सेकेंड। मतलब एक तुम पूरा लिखोगे, एक का सिंबल लिखोगे, ये नहीं चलता, ये गलत बात है। ठीक है, यहां पे ये बोला गया है। चलो अगला वाला रूल देखते हैं क्या है। 7वां वाला रूल, अ प्रीफिक्स ऑफ सिंबल इज यूज्ड व्हेन द सिंबल बिफोर द सिंबल ऑफ यूनिट। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर कभी कभी कोई चीज बहुत बड़ा होता है या बहुत छोटा होता है, तो तुम क्या कर सकते हो? ऐसे लिख सकते हो 10⁻³ 10⁻⁶ 10⁻⁹ या फिर 10⁻², 10⁻3। जैसे मैं समझाता हूं, एग्जाम्पल लेता हूं, समझ में आएगा तुम्हें। ठीक है, 1 मिली सेकेंड मतलब होता है 0.001 सेकेंड। अब तुम ऐसे ना लिख करके सिंपली लिख रहे हो 10⁻³ सेकेंड्स, ये भी चलेगा। तो ये एक प्रीफिक्स तुम यूज कर रहे हो इतना सब वैल्यू के जगह पे। ठीक है, मान लेते हैं कि जैसे 1000, ठीक है, मीटर मतलब होता है 1 किलोमीटर, तो तुम इसके जैसे जगह ऐसे भी लिख सकते हो 10⁻³ मीटर मतलब होता है 1 किलोमीटर। सिंपल है ना, ऐसे तुम ऑलरेडी करते हैं ना। अब एक और बात सुनो, यहां पे तुम्हें एक चीज जो याद कर लेना है, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वो ध्यान से सुन लेना। जो तुम्हें याद कर लेना है जिस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1
मिली सेकेंड का मतलब है 10⁻³ मतलब मिली का मतलब होता है 10⁻³ यहां पे सिंपली तुम्हें याद रखना है मिली मतलब 10⁻³ एक माइक्रो, ये क्या है, माइक्रो है, ठीक है, एक माइक्रो ये सेकेंड कुछ भूल जाओ अभी के लिए, ठीक है, यहां पे मैं सेकेंड लिख रहा हूं, लेकिन माइक्रो मतलब क्या होता है 10⁻6 होता है। अच्छा, एक नैनो मतलब होता है 10⁻9 और एक पीको मतलब होता है 10⁻12। अब यहां पे सेकेंड है तो सेकेंड, मीटर है तो मीटर, जो भी है यहां पे रिस्पेक्टिवली रहेगा। अब एक और चीज समझते हैं कि 10⁻3 10⁻6 ये सब क्या सरदर्द है, क्या डोकाला ताप ठीक है, ये डोकाला ताप क्या है ये भी समझ लेते हैं, ठीक है। मान लो कि मैंने कहीं पे लिखा है 10⁻3, इसका मतलब क्या होता है 1 डिवाइड बाई 10⁻3, मतलब ये ऊपर न्यूमरेटर में था, यहां पे 1 था, उल्टा कर दिया, डिनोमिनेटर में लाया तो पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब होता है 1 डिवाइड बाई 1000, मतलब कि तुमने एक को डिवाइड किया है 1000 से, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.001, ऐसा इसका आंसर आएगा फाइनली। तो ये भी तुम्हें याद रखना है। अच्छा, एक चीज यहां पे और बहुत जरूरी सा लिखा है जो तुम्हें समझना पड़ेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, कि भाई साहब यूज ऑफ डबल प्रीफिक्स इज अवॉइडेड। जैसे मान लो कि मुझे लिखना है, ठीक है, 10⁻6 लिखना है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, 10⁻6 सेकेंड्स है यहां पे, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि ये 10⁻6 क्या होगा, एक माइक्रो सेकेंड होगा, ये मुझे पता है, यहां पे मैंने पढ़ा है। अब मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि 10⁻6 मतलब होता है एक मिली मिली सेकेंड, मतलब मिली सेकेंड, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मिली सेकेंड मतलब क्या है 10⁻3, तो मैं कह रहा हूं कि 10⁻3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 सेकेंड, तो इसका मतलब तो 10⁻6 सेकेंड ही होगा, जो कि ये है। लेकिन ऐसे मुझे नहीं लिखना है, मुझे ऐसे लिखना है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, दिस इज नॉट मोर, ये सब तुम्हें ऑलरेडी आता है, तुम ऐसी गलतियां 99% बच्चे नहीं करते हैं, बट फिर भी अलग से हमें बताया गया है रूल बोल करके, ठीक है, तो सुन लो बस, और कोई बात नहीं है, ठीक है, ये सब बहुत सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वही बोला नैनो सेकंड की जगह मिली माइक्रो सेकंड नहीं लिख सकते, मिली मतलब 10⁻3, माइक्रो मतलब 10⁻6, यहाँ पे देखो लिख के बता देता है, ठीक है, यहाँ पे मिली मतलब क्या होता है 10⁻3, माइक्रो मतलब क्या होता है 10⁻6, तो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा 10⁻9। ऐसे लिखना गलत है, तुमको बस नैनो लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए अलग से वर्ड दिया है ना, तो ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं करना है तुमको, ये यहां पे कुल मिला के बोलने का मतलब था। और आज का आखिरी वाला ये रूल ये कह रहा है कि स्पेस और हाइपन मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडिकेटिंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 यूनिट्स, यहां पे लिखा है देखो, मतलब मैं तुम्हें बताता है क्या बोला जा रहा है यहां पे कुल मिला के। यहां पे कहना चाह रहा है कि मान लो कि मैंने किसी चीज का वेलोसिटी निकाला, तो वेलोसिटी मैंने निकाला तो 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि मुझे ये ऊपर लेके जाना है, तो क्या हो जाएगा 10 मिली ना सॉरी 10 मीटर, ठीक है, सेकेंड। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं तो इसको कोई मिली सेकेंड भी पढ़ सकता है, तो मुझे ऐसे ना करके, ठीक है, मुझे ऐसे ना करके मुझे एक स्पेस देना चाहिए और फिर सेकेंड लेना चाहिए, तो क्या हो जाएगा मीटर सेकेंड, यहां पे स्पेस दिया मैंने, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 10, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, समझ गए। लेकिन क्योंकि ये नीचे से ऊपर गया था तो यहां पे -1 हो जाएगा, गॉट इट, यहां पे +1 था, माइनस हो जाएगा, क्यों बताओ, क्योंकि देखो मान लो 1x² है, तो अगर मैं नीचे लेता हूं तो x⁻² हो जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे स्पेस या हाइपन देना है अगर तुम ऐसा कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हो तो, ठीक है, ये बात याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इतने ही रूल्स थे कुल मिला के तुम्हें पढ़ने के लिए, ये इतने ही रूल्स है जो तुम्हें यहां पे पढ़ने हैं। अभी इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, और इसको शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि ये बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगता है और समझाने में, रिकॉर्ड करने में बहुत मेहनत लगता है। तुम शेयर करोगे तो अपना चैनल एक्सपोनेंशियली ग्रो होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स वगैरह सब टेलीग्राम पे शेयर किया है। और अभी अगले लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले, ध्यान से सुनो, कि कुछ है ना वेरी लार्ज स्मॉल मास को मेजर करना, या फिर हमें बताया गया कि लेंथ कैसे मेजर करते हैं, ये सब जो आगे का पार्ट है ना वो करेंगे। उसके अगले लेक्चर में हम लोग डायमेंशंस वगैरह करेंगे, और ऐसे 3-4 लेक्चर में सब खत्म हो जाएगा, सारे न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ सॉल्व करने वाला है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, फ्रेंड्स का शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग।